तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सभी का खैर मकदम। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है, यानी क्रिसमस का दिन। तमाम सामीन को पुरखुलूस मुबारकबाद। पेश खिदमत है चमनज़ार। आज के चमनज़ार के शुमारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नायाब तोहफा, एक इंटरव्यू की शक्ल में। हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की अपने वक्त की मशहूर व मारूफ अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दिलकश अंदाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली अदाकारा निम्मी यानी नवाब बानो के साथ की गई बातचीत। और आपसे बातचीत की है मारूफ ब्रॉडकास्टर जनाब के नैयर साहब ने। लीजिए सुनिए अदाकारा निम्मी के साथ की गई ये बातचीत। मैं दरअसल हाजिर हुआ हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो उर्दू सर्विस के सामीन हैं उनके ख़त आते रहे बेशुमार हमारे पास, और उसमें उनकी फरमाइश रही है कि आपके फ़न, आपकी ज़िंदगी, आपकी दिलचस्पियों, पसंद नापसंद, शौक़, उनके बारे में मालूमात हासिल करें। उन्होंने आपकी फ़िल्में देखी हैं, आपके फ़न को सराहते हैं। तो आप इजाज़त दें तो चंद एक सवालात मैं आपसे पूछूं। इजाजत मांगकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? तो ये बताइए कि उस बरसात में जो रोल आपका था पहाड़ी लड़की का, उसके लिए राज साहब ने आपको मुंतखब किया, जी वो कैसे और क्यों? जैसी लड़की उनको उस रोल के लिए चाहिए है, और उन्होंने मुझको पहली बार अंदाज की शूटिंग पर देखा था जी। और मेरा तो फिल्मों में काम करने का इरादा भी नहीं था, और न ही मैं इस वजह से बॉम्बे आई थी। कुछ हादसात, इत्तेफाकात के धारे बहाकर यहाँ ले आए थे, मगर यहाँ आने के बाद ये एहसास जागने लगा जब मैंने हर तरफ, क्योंकि मैं जहाँ से आई थी वहाँ आम तौर से लड़कियों को सिर्फ घर में बिठाकर एक ही चीज़ करवाई जाती है कि उनके पके हुए खानों को एडमायर किया जाए, उनकी तारीफ की जाए, और वो कैसे कपड़े सी लेती हैं और कैसा घर के सलीके जो हैं, बस उन्हीं की तारीफ़ें सुन सुन कर वो अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। बहुत कम देहात के लोगों में, अब शहरों में तो अब बहुत कुछ हो गया, अब तो समझिए 15 बरस हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हुए होंगे। तो यहाँ आकर जब मैंने देखा कि हर तरफ लड़कियाँ हैं और कैरियर्स हैं और ये है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगर मैं करूँ तो बहुत अच्छा है। जिन हालात में हम आए थे तो वापस जाना था, और मेरी ग्रैंड मदर जो थी, मेरी नानी, वो मुझे मेरे वालिद के पास पहुंचा कर जाना चाहती थी, और मैं उनसे इतनी मानूस थी कि मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब इन्होंने राज साहब ने आपसे कहा, ये वहीं कहा अंदाज के सेट पर या उसके बाद की बात? नहीं, अंदाज के सेट पर ही कहा। मैं तो भटक जाती हूँ ना, आपसे कहा था जी। तो यहाँ जब लड़कियों को देखा कि कोई ना कोई काम टेलीफोन डिपार्टमेंट में, यहाँ वहाँ आर्टिस्ट भी नरगिस थी जो एक्टिंग कर रही थी उसमें अंदाज में, तो मैंने बहुत ही हिम्मत करके, जब सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरी ज़िंदगी के साथी वो बन जाएंगे। अली रज़ा साहब लिख रहे थे अंदाज, और वो उनकी पहली फिल्म थी। तो मैंने बहुत डरते डरते उनसे कहा कि देखिए, मैं यूपी की हूँ और उर्दू में अच्छी खासी लिख लेती हूँ, अगर आप मुझको अपना असिस्टेंट बना लें तो बहुत मेहरबानी होगी। अब तो आप हो ही गए। तो उन्होंने कहा कि एकदम मुस्कुरा के मुझसे कहा कि वल्ला आप हमारे पेट पे क्यों लात मारना चाहते हैं? अच्छी खासी सूरत दी है खुदा ने आपको, आप हीरोइन क्यों नहीं बन जाती हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बड़ी मेरी बेइज्जती कर दी। यानी मैंने पूछा ही क्यों, और बहुत ख़राब आदमी से ये सवाल किया। इस तरह मेरे इस एहसास का उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन वो मेरी तकदीर बन गया उनका वो जवाब। और मैं वाकई सोचने लगी कि हाँ, अगर हीरोइन ही बना जाए तो क्या क्या हरज है। बहरहाल नानी ज़रा डरती थी कि मैं भटक जाऊंगी और पता नहीं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। वो चाहती थी मैं इज्जत की ज़िंदगी बसर करूं, और फिल्म में पता नहीं मैं
सही रास्ता इख्तियार कर सकूंगी। इतने बरस आप फिल्म इंडस्ट्री में रही, आप क्या महसूस नहीं करती कि यहाँ भी जो फनकार उभरते हैं जी हाँ। तो देखने वाले उनका एहतराम करते हैं, उनके फन का, तो इज्जत की जिंदगी है या नहीं? नहीं, वो तो है, इस पर तो मैं कसीदे लिख सकती हूँ। मैं खुद अपने प्रोफेशन की बहुत इज्जत करती हूँ और आपका सवाल अधूरा रह गया। जी, मैं उसी के इंतजार में था कि आप जिक्र तो मैं ये सोचने लगी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किस तरह इस एहसास का इजहार करूँ और किसी से कहूँ। तो डरते डरते कारदार मियाँ से कहा, तो यूपी की तहजीब व तमद्दुन के हिसाब से मैं बहुत कम बातें करती थी। मुझे बताया गया था कि मुखिल ना हो, जब दो आदमी बातें कर रहे हैं तो उसमें मुखिल नहीं होना चाहिए, कम बातें करना चाहिए, यही सलीका है, यही तहजीब है। तो लोग कहते थे कि लड़की जब बात भी नहीं कर पाती है तो स्क्रीन पे कैसे आएगी, काम कैसे करेगी। तो मुझे बहुत मेरी हिम्मत टूट गई कि ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं अंदाज की शूटिंग देखने गई मिसेस महबूब के साथ। जी। अख्तर बाजी है ना, सरदार अख्तर। जी हाँ, वो सुना है कि अब दोबारा आ गई है। जी हाँ, जी हाँ, फिर उनको देख सकेंगे आप। तो वहाँ हम लोग वापस जा रहे थे। मेरी हिम्मत बिल्कुल पस्त हो चुकी थी कि नहीं, एक्टिंग के काबिल में होनी। वो बहुत छोटी भी थी, बहुत दुबली पतली छोटी सी थी, कोई समझता भी नहीं था कि मैं स्क्रीन के लायक हूँ। अभी कुछ लोग कहते थे ज़रा और बड़ी हो जाइए, कुछ लोग कहते थे ज़रा शर्म कम कर दीजिए, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आप में आ जाए तो एतमाद आना चाहिए। तो हम लोग वापस जा रहे थे तो मैंने फरीदुन ईरानी है महबूब साहब के एक बड़े फेवरेट और पुराने कैमरामैन अब भी हैं वो, उन्होंने बरसहा बरस महबूब साहब के साथ काम किया। तो उनसे कहा कि ईरानी साहब, मेरी एक तस्वीर मैं चाहती हूँ कि आप बना दीजिए, ताकि मैं वहाँ गांव में अपनी सहेलियों को दिखाऊं कि ये फिल्म स्टूडियो में मैंने तस्वीर खिंचवाई थी। तो उनको कुछ तरस आ गया मेरे भोलपन पे, उन्होंने तस्वीर ली। तो वो मैं गई उनसे मांगने के लिए, उस दिन शूटिंग चल रही। तो वो तस्वीरें लेके मैं वापस घर आ रही थी तो खुदा बख्शे जद्दन भाई बैठी हुई थी, बीबी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख किसकी तस्वीरें हैं। तो मैंने कहा ये मेरी हैं। तो राज साहब ने उनको देखा, वो कहते हैं ना कि खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा बीबी जी ये किसकी तस्वीरें हैं। तो उन्होंने कहा इस लड़की की हैं। तो वो मेरी तस्वीर देखने लगे, कभी मुझे देखते थे, कभी तस्वीर, कभी मुझे देखते थे। मुझे इतना गुस्सा आया, ये कोई तहजीब है। और इतना गुस्से से मैंने वो तस्वीरें छिनाई उनसे और मैं चली गई। पता नहीं उनको ये कैसा लगा। मैंने महबूब साहब का जिक्र किया, महबूब साहब ने किसी को भेजा कि बेबी आपसे साहब मिलना चाहते। तो मैंने सोचा कि महबूब साहब हमारे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे और वालिदा वालिद सब लोग बहुत फैमिली फीलिंग थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनको जानती हो। मैंने कहा कि मैं नहीं जानती थी, बखुदा मैंने राज साहब की कोई फिल्म नहीं देखी थी, क्योंकि हम लोग तो देहात में रहते थे ना, तो कभी कभी शहर आने का अपने अजीजों में मौका मिलता था तो एक आध फिल्म देख लेते थे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने आग, ये पृथ्वीराज जी के बेटे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, इन्होंने आग बनाई थी, देखी थी। तो हालांकि मैंने नहीं देखी थी, मगर मैंने अखलाकन यूँ हाँ जी हाँ यहाँ देखी थी, नहीं और हाँ के बीच में। उन्होंने कहा ये तुमको अपनी एक फिल्म में लेना चाहते हैं, तुम काम करोगी। ओहो, आप यकीन कीजिए कि एक लम्हे के अंदर काम मुझे मिल गया। मैं काम करूंगी, कर पाऊंगी कि नहीं, 1000 1 करोड़ यानी सवाल और जवाब मेरे दिमाग में घूम गए और मैं उसी खुशी में घर गई। और मैंने अपनी नानी से कहा कि अब हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे कहीं काम मिल रहा है। तो वो फिर उनकी वो एक डर जो खौफ था वो अख्तरबाजी ने दूर किया। देखिए ये तो जगह ऐसी है कि कोई भी जगह हो, कोई भी तबका हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें अच्छाई जो है वो तो नियत की पाकीज़गी और अपना ईमान है, बाकी अच्छाई बुराई तो हर जगह है। निम्मी जी, ये जो पहली आपकी फिल्म बनी बरसात, जी हाँ, तो इसके बाद बहुत से लोग आपको जानने लगे। आपको कैसे लगा एकदम शोहरत मिल जाने से, जहां आप ये महसूस कर रही थी कि कोई भी मुझे नहीं जानता है, और फिर आप जिधर जाएं वो नजर उठती है, लोग देखते हैं या इशारा करते हैं कि ये निम्मी जी हैं। जी हाँ। तो तब आपको कैसा महसूस हुआ? वो एहसास तो अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता।
कुछ अल्फाज तो हो नहीं सकते जिनका सहारा लिया जा सकता है। नहीं, कुछ एहसास ऐसे होते हैं कि अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। तो मुझे कैसा लगा मैं बता ही नहीं सकती आपको। एक किस्सा जरूर सुना सकती हूँ मैं जी आपको। जी इरशाद। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। दिल्ली में फिल्म रिलीज हो गई थी और यहाँ इश्तिहारों में, अखबारों में तस्वीरें आने लगी थी। पोस्टर्स भी यहाँ बरसात पे लग गए थे। दिल्ली में पहले रिलीज हो गई थी। तो मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे कुछ कोल्ड हुआ, सर्दी हुई थी। तो अक्सर जैसे मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी, डॉक्टर के यहाँ चली गई और उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि एक हुजूम है और एक हंगामा है और हजारहा लोग जमा हैं बाहर। तो मैं बिल्कुल तमाशाई की तरह देखने के लिए आने लगी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप न जाइए, ये सब आप ही की वजह से। तब मुझे ये मालूम हुआ कि हो मैं इतनी अहम हो गई। तो एक मसरत की भी फीलिंग आई, एक एहसास हुआ कि वैसे ये वाक़ा सुना कि आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। आप कहती थी कि मुश्किल है। इसके बाद बरसात के बाद आपकी फिल्म, बरसात के बाद तो यूं समझिए कि कुछ खुदा की कुदरत ऐसी थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां से यानी ये तकाजे करते थे कि मैं हूँ फिल्म में तो वो खरीद लेंगे। तो इसलिए मैं कलम से खेलने लगी। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि कौन सी फिल्म अच्छी है, किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं। बस जिसने आकर मुझे ये कहा कि बस आप काम कर देंगी तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा बस। तो उसके बाद तो कितनी फिल्मों में मैंने काम किया और कौन सी पहली थी, कौन सी सेकंड थी, कौन सी थर्ड थी, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मेरा इरादा था कि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी फिल्मों में काम किया है। बिल्कुल याद आपने मना कर दिया। तो अगर मैं आपसे ये फरमाइश करूं कि आप ये बताने की जहमत करें कि जितने भी रोल आपने किए हैं, जी हाँ, उसमें से 3-4 चुन लीजिए जो आपको जाती तौर पे बहुत पसंद है। जहाँ तक रोल की पसंदीदगी का सवाल है, सच पूछिए तो जिस तरह का रोल मैं करना चाहती हूँ, यूँ तो मुझे मुख्तलिफ रोल्स करने का बहुत शौक है। वो मेरी पसंदीदगी का अभी तक मुझको मिला नहीं, लेकिन ये मेरी आदत है कि मुझे जो रोल मिल जाता है उसको मैं सिद्क दिल से ये नहीं करती हूँ। बाकी अब तक की मेरी फिल्मों में मुझे 2 फिल्मों के रोल पसंद थे और वो दोनों ही फेलियर हैं। फिल्में पसंद नहीं आई लोगों को, मगर मुझे अपना रोल बहुत पसंद है। एक तो पहली रात। जी, आपके साथ कौन था उसमें? मेरे साथ कोई भी नहीं था, वो फिल्म मुझी पर थी। हीरो तो कोई होंगे? हाँ, वो उन्होंने उनको रहमान साहब को लिया था। और दूसरी फिल्म थी शमा। अच्छा। शमा जो भाकड़ी साहब ने बनाई थी। रोल वाकई इतना खूबसूरत था कि मुझे करने में एक्टिंग नहीं करना पड़ी। समझिए कि 2 फिल्में आपकी ऐसी हैं कि जो बहुत मकबूल हुई और देखने वालों ने आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया। पता नहीं किस मसलहत की वजह से आपने उनका जिक्र नहीं किया। एक आन और एक फिल्म थी आपकी पूजा के फूल में आपका रोल था एक अंधी लड़की का। जी हाँ। और ये बताइए आपने कैसे रोल निभाया? ये बड़ा मुश्किल रोल था। देखिए, रोल निभाना जो है उसका राज मेरे ख्याल में तो यही है कि जो रोल भी आप कर रहे हैं, अगर आप उसको महसूस करने लगे, अगर वो एहसास ले आइए, जो भी किरदार आपको करना है, जो भी रोल आपको करना है, अगर वो पूरे तौर से एहसास अपने आप में ले आइए तो वो खुद ब खुद हो जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप समझती हैं कि कोई भी मुश्किल रोल अगर मिल जाए तो उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है? मेहनत वो एहसास पैदा करना है अपने आप में, बस उसी में जिस प्रकार आपको मेहनत करना है वो लम्हात है जिनमें आपको ये तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है ना, कि अपने आप को भूल कर और आपको वो एहसास लाना है, वो महसूस करना है कि आप निम्मी नहीं हैं या आप दलीप कुमार नहीं हैं, आप वो किरदार है जो प्ले कर रहे हैं आप। तो उसके बाद मुश्किल हल हो जाती है। वो लम्हात मुश्किल के हैं और इतने मुश्किल के हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक मेरा इशारा था स्टडी की तरफ। मतलब हाँ। अंधी लड़की का रोल करना है तो किसी अंधी लड़की को देखना कि ये कैसे चलती है। यकीनन मैनरिज्म देखना पड़ते हैं वो अंधी लड़की के लिए, क्योंकि वो हम लोगों से जिंदगी से, बाकी तो हमें जिंदगी के किरदार करना पड़ते हैं ना जो रोजमर्रा हमारे सामने रहते हैं,
लेकिन क्योंकि अंधी लड़की का रोल करना है तो अंधे लोग हर वक्त आपके सामने इर्द गिर्द नहीं रहते, तो यकीनन मुझे देखना पड़ा। मैं अंधों के स्कूल में भी गई और मैंने अंधों को देखा भी, और मैंने ये भी देखा कि सब अंधे एक सा नहीं होते, सबके मैनरिज्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो उसमें से मैंने मुंतखब भी किया कि स्टडी आइज के जो अंधे कुछ पलक झपकाते रहते हैं, कुछ अंधों की पुतलियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं इधर उधर दाएं बाएं, और किस्म किस्म के होते हैं। जब आप वहाँ जाइए तो आपको महसूस होगा कि कितने मुख्तलिफ अंधों के भी मैनरिज्म होते हैं। एक खास चाल होती है अंधों की, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी फिल्म उड़न खटोला की तरफ भी इशारा करूं। जरूर, जो जी चाहे पूछिए। आपने उस रोल के बारे में आपकी क्या राय है? बस वो एक रोल था, यानी जो हकीकी जिंदगी से अलग था। वो एक समझिए ख्वाबी दुनिया का रोल था। यानी कहानियों में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उड़न खटोला में थे। अब भी तो आप एक फिल्म में रोल कर रही तो तकमील की तरफ गामजन है। बस दुआ कीजिए कि जल्दी उसकी तकमील हो जाए। अब अपनी ही जबान से उसका नाम और उसका तारुफ दीजिए, अपने रोल के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है? वो तो जो इस वक्त हमारे मोहब्बत करने वाले और हमें इज्जत देने वाले जो सुन रहे हैं उन्हें मालूम ही होगा। उस फिल्म का नाम लव एंड गॉड है, जिसे मोहब्बत और खुदा भी कहते हैं। अपने रोल के बारे में बताइए। वो रोल तो सभी को मालूम है, वो लैला मजनू पे बेस किया है। उस कहानी को बहुत ही नए अंदाज में और बिल्कुल हकीकी उसके जो बैकग्राउंड है, जो उसके ड्रेसेस हैं, उनको बड़ा रियलिस्टिक दे रहे हैं, अंदाज उसका बना रहे हैं। और लैला का रोल कैसा है वो बताने की तो ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे भी लोग बहुत दफ़ा लैला को देख चुके हैं, स्टेज पे भी देख चुके हैं, और फिर देखेंगे। आपके साथ हीरो कौन है? पहले तो गुरुदत्त जी थे, जिनकी याद के साथ ही एक दुख दिल में उमड़ता है और आंखों में नमी भी हो जाती है मेरी जब भी उनका जिक्र होता है। बहरहाल वो तो नहीं रहे और अब उनकी जगह संजीव कुमार ने ले ली है, और मुझे खुशी है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस रोल को, और उनकी छवि बहुत है उनमें। तो कभी कभी तो मैं ये भूल ही जाती हूँ कि मैं गुरुदत्त जी के साथ काम कर रही हूँ या संजीव कुमार के। तो फिर तो आपको एक ऐसा एहसास है कि जो एकदम बहुत बड़ी कमी पैदा हो गई थी, खलासा था, कुछ हद तक तो वो पूरा हुआ। पिछले इन्हीं दिनों जब मैं बम्बई में हूँ, ये मुझे मौका मिला है, बड़े पुराने मुमताज़ डायरेक्टर हैं किरार शर्मा साहब, उनसे मिलने का। तो उन्होंने बातों बातों में आपकी फिल्म बेदर्दी का भी जिक्र किया। जी हाँ, ये उनका बहुत एहसान है, मोहब्बत है, उन्हें मैं याद आ गई। तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं तो उनके फैन हूँ। वो सिर्फ याद नहीं किया उन्होंने, वो आपके फन की तारीफ कर रहे हैं। ये उनका अपना बड़प्पन है। अच्छा ये बताइए निम्मी जी कि ये आप क्योंकि फिल्मों की तादाद तो आपको याद नहीं है, लेकिन हैं बहुत सी, और बहुत से लोगों के साथ आपने काम किया है, तो आप किसके फन से मुतासर हुए हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में से? देखिए, यूं तो नरगिस ने मुझे सबसे पहले इंस्पायर किया, और क्योंकि सबसे पहले सेट पे भी मैंने उन्हीं को देखा, और उससे पहले मुझे बिल्कुल समझ बूझ नहीं थी। फिल्म में तमाशे की तरह देखती थी और इतनी समझ बूझ नहीं थी कि किसने कैसा काम किया और कौन कैसा फनकार है। तो सबसे पहले मुझे नरगिस ने इंस्पायर किया, जब से मैंने ये जानना शुरू किया कि एक्टिंग क्या चीज़ है और फन का मेयार क्या है। उसके बाद तो उनके बाद गीता बाली, खुदा उनको बहिश्त नसीब करे, वो मेरी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट थी। वो बहुत प्यारी अदाकारी करती, बहुत अच्छा काम बिल्कुल जिंदा जी की जाती। और हमारी बदकिस्मती है कि वो हमसे बिछड़ गई। और जैसा कि अभी आपने कहा कि संजीव कुमार गुरुदत्त जी की जगह
पुर कर देंगे, ये खला जो है इसको पुर कर देंगे। मगर उनका यानी जितने अच्छे वो टेक्नीशियन थे, जितने अच्छे वो डायरेक्टर थे, मैं समझती हूँ कि वो जगह वो पुर करना मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा कुछ हद तक मैंने अर्ज किया था। ये मीना कुमारी जी के बारे में क्या रहा? अरे बहुत बहुत ही उनके आशिक हूँ मैं और उनसे बहुत जेलस भी हूँ। बहुत रश्क आता है मुझको उन पर, क्योंकि हम लोगों को तो काम करने की बहुत कोशिश करना पड़ती है और एहसासात लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ती है, लेकिन उनकी तो शक्ल, उनकी सूरत कुदरत का एक इतना बड़ा अतिया है कि वो कुछ ना करे, एक क्लोजअप आ जाए तो सारी एक्टिंग हवा हम लोगों की धरी रह जाती है। वहीदा रहमान बहुत अच्छी है। एक्ट्रेस में आपने अपनी पसंद नहीं अभी तक बताई कि किसके फन से आप मुतासिर हुए? वो तो सबसे पहले तो दलीप कुमार का ही नाम लेना पड़ेगा उनके बाद राजकुमार। मुझे उस खास तौर से मैंने उनकी जो फिल्में देखी हैं, उनकी एक फिल्म मैंने देखी थी। वैसे यूं तो मैंने पहली बार उन्होंने मेरे साथ काम किया था, पहली बार कह सकती हूँ या नहीं, क्योंकि वो एक फिल्म में आ चुके थे, मगर दूसरी फिल्म समझिए उन्होंने अपनी इब्तदाई दौर में मेरे साथ काम किया था। उसी वक्त मुझे ये एहसास था कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और हो सकते हैं। राज कपूर साहब का जिक्र नहीं किया आपने शायद इसलिए कि आप पहले कर चुकी हैं। राज कपूर साहब का जिक्र तो यूं समझिए कि निम्मी खुद उनका क्रिएशन है ना, तो अब ये जिसकी तख्लीक उन्होंने की है उनका मैं क्या जिक्र कर सकती हूँ। वो तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की चीज़ है और इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर होना कोई इतनी कमाल की बात नहीं है, मगर एक्टर भी वो इतने अच्छे हैं कि जाकर वो आपने देखी थी? जी हाँ। क्या ख्याल है आपका? बहुत अंदाज में भी उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया था, यूसुफ साहब के साथ, दलीप साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया था। और यूं समझ लीजिए कि इनका और उनका जो फर्क है ना, दलीप साहब का और राज साहब का, वो ये है कि दलीप साहब जो हैं वो फन की हिफाजत है, समझिए हिफाजत करते हैं, समझिए फन की, ये फन की हिफाजत करते हैं, वो फन की सखावत करते हैं। वाह। अशोक कुमार साहब के बारे में क्या ख्याल है? उनके साथ तो आपने काम किया है फिल्म मेरे महबूब में। हाँ, अशोक कुमार साहब के साथ काम किया है और मेरे महबूब का ये सुनिए कि इस कदर में उनकी दीवानी हूँ अशोक साहब की। इन लोगों के साथ, दलीप साहब के साथ तो कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उनके साथ वाकई काम करना खुशनसीबी है आर्टिस्ट की, और बार बार काम करने को जी चाहता है उनके साथ। लेकिन अशोक कुमार साहब के साथ मौका ही नहीं मिल रहा था काम करने का। दीदार में किया तो हमारा उनका शायद कोई एक घड़ी दो घड़ी का कोई एक सीन हुआ, तो बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि एक वही ऐसे आर्टिस्ट हैं कि कैमरे के सामने, यानी कैमरा खुद काम करता रहता है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने रिलैक्स वो एक्ट करते ही नहीं है कभी कैमरे के सामने। यानी एक्टर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो एक्टिंग न करे। मोतीलाल जी के साथ आपने कभी काम किया? यही बदनसीबी है कि उनके साथ काम नहीं कर सकी। उनमें यही सिफत थी। मैं तो यानी आशिक थी उनकी। निमी जी, चूंकि आपने एक अदीब से शादी की है, जी हाँ। तो ऐसा लगता है कि अदब से आपका खासा लगाव है। आप खुद भी लिखती हैं क्या? अदब से लगाव तो यकीनन है, लेकिन मैं किस हद तक जानती या पहचानती हूँ ये मुझे नहीं मालूम। और लिखने की बात तो ये है कि मैं सिर्फ अपने अजीजों को खत लिखती हूँ। और वो दिलचस्प होते होंगे। हाँ, सुना तो है कि उन लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है पढ़ने में। तो उनमें से किसी ने तकाजा नहीं किया कि आप अफसाने लिखा कीजिए, खत क्यों लिखते हैं? खत लिखने में इतनी काहिल हूँ कि उनके तकाजों के बाद भी उस हद तक नहीं लिख सकती जिस हद तक वो चाहते हैं, तो अफसाने लिखने की बारी कैसे आएगी, आप बताइए। ये बताइए कि जो आपकी शख्सियत के दो पहलू हैं, एक तो फनकार का पहलू है जी हाँ। और एक पहलू वो है
जो घर की चारदीवारी में जी हाँ। एक औरत का जो पूरे घर की रौनक है, जी हाँ। तो वो वक्त जो आपका घर की चारदीवारी में कटता है वो कैसा कटता है? उस रौनक को जिस हद तक यानी बढ़ाने की कोशिश में मुनहमिक रहती हूँ मैं, वो आपको बता नहीं सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि खुदा करे मेरे घर की जो खुशगवारी है वो हमेशा हमेशा कायम रहे। क्या क्या करती हैं आप? इतनी बहुत सारी चीजें हैं कि क्या करूं क्या न करूं, वही सोचती रहती हूँ, काम रह जाते हैं और दिन गुजर जाता है। माला जी से मैं मिला तो वो कहने लगे कि मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। आपको ऐसा शौक है कुछ? मुझे इतने सारे शौक हैं कि मैं ये फैसला ही नहीं कर पाती हूँ कि सबसे ज्यादा शौक मुझे किस चीज का है। एक आध गिनवाइए तो अच्छा है। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और चीजें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी दिलचस्प हैं कि जिस सिर्फ देखती हूँ ऐसा लगता है कि शायद मुझे इसी का शौक है। जैसे जब मैं बहुत हसीन फूलों को देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे बागबानी का शौक है, बागबानी करना चाहिए। जी, क्यों नहीं करती? जब करती हूँ जब बहुत अच्छा कहीं खाना खाती हूँ या मेरे शौहर दावत करते हैं किसी की और मुझे खुद यानी खाना अगर न भी बनाऊँ, सुपरवाइज करना पड़े, तो ये जी चाहता है कि मुझे बहुत अच्छा कुक होना चाहिए, बहुत अच्छे खाने पकाना चाहिए। जब यानी घर फर्निश करने का सवाल आता है तो ये जी चाहता है कि इसमें कुछ बड़े सलीके और बड़े कमालात दिखाना चाहिए। तो मैं फैसले ही नहीं कर पाती हूँ कि मुझे किस चीज़ का शौक है, बस लगी रहती हूँ और जब जिस वक्त जो काम करती हूँ उस वक्त ये महसूस होता है कि मुझे इसी का शौक है। तो आपको कौन कौन से शायर हैं जिनका कलाम आपको पसंद है? बहुत से शायर हैं जिनका कलाम पसंद है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दीवान न पसंद आया और किसी एक शायर का एक शेर जो है वो जिंदगी भर मुझे याद रहता है और रहा है। फिर भी कुछ नाम तो ऐसे होंगे जिनको आप आसानी वैसे से... मेरे पसंदीदा शायरों में हैं गालिब, इकबाल, जोश, फैज़ अहमद फैज़ और कतीब शिफाई, उनके बारे में? जी हाँ, बहुत ही मुझे बेहद पसंद है। फैज़ साहब का कोई शेर या फैज़ साहब की तो वो नज़्म जो है मेरे छप गई है दिमाग में, कौन सी? तो जहन से उतरती नहीं। नूरजहां ने जो उस तरन्नुम भी बेमिसल है मुझसे? वो हाँ जी हाँ जी हाँ, और मैं अक्सर उसको गुनगुनाती रहती हूँ बेसुरे अंदाज में अपने। तो अगर हिम्मत ना हो तो कभी कभी आपको पता है कुछ काम कर रही हूँ तो भी बस मुझे वो सुर, ये नज्म और वो सुर बस मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। मेरा ख्याल है वो जरूर अच्छे होंगे। निमित साहब, आपका शुक्रिया कि आपने फैज़ साहब का कलाम तरन्नुम से पढ़ा। मुझे यकीन है कि हमारे सामीन इसे सुनकर जरूर खुश होंगे। चमनज़ार के तहत अभी आप हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की मारूफ अदाकारा निम्मी के साथ की गई बातचीत समाप्त कर रहे थे।
आपसे महवे गुफ्तगू थे मशहूर ब्रॉडकास्टर जनाब के नैयर साहब। इसके साथ ही चमनजार का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान नईम को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।